जी। क्लास लाइव हो चुकी है। सारे के सारे लोग जल्दी से मौजूद हो जाइए। 12:50 हो चुके हैं। तारीख आपको पता है, दिस इज 24th of November 2021 एंड द क्लास इज एब्सोल्युटली लाइव। जल्दी से मुझे बताइए, लास्ट क्लास में कहाँ तक पहुंचे थे। बस उसी के आगे से कंटिन्यू करते हैं। आप जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सेकंड फेज यानी द्वितीय चरण के बारे में बात कर रहे थे, जो था एरा ऑफ अल्ट्रा नेशनलिज्म या उग्र राष्ट्रवाद का युग। चलिए कंटिन्यू करते हैं। हम पढ़ रहे हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इंडियन नेशनल मूवमेंट या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, विच इज द पीरियड ऑफ 1885 टू 1947। 1885 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी तक का ही जो पीरियड है, यही कहलाता है इंडियन नेशनल मूवमेंट या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इसी में हम पढ़ रहे थे एरा ऑफ अल्ट्रा नेशनलिज्म। उग्र राष्ट्रवाद का युग। 1905 से लेकर 1919 तक, है ना। चलिए जी, अब हम बात करेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की। प्रथम विश्व युद्ध। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या प्रथम विश्व युद्ध, जो 1914 से लेकर 1918 तक चला। 1914 से लेकर 1918 तक हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या प्रथम विश्व युद्ध। लिखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज स्टार्टेड इन जून 1914। लिखिए, जून 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। लिखिए, इन जून 1914, जून 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड या प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। लिखेंगे, एंटायर यूरोप वॉज डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप्स। संपूर्ण यूरोप दो गुटों में विभाजित हुआ। एंटायर यूरोप वॉज डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप्स। संपूर्ण यूरोप या समस्त यूरोप दो गुटों में विभाजित हुआ। पहला ग्रुप
या यदि हम प्रथम गुट की बात करें तो ध्यान रखेंगे इसमें शामिल थे ब्रिटेन, फ्रांस, इटली। जो पहला ग्रुप था, जो पहला गुट था, ध्यान रखेंगे उसमें शामिल थे ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, रशिया, जापान, और बाद में इसमें जुड़ गया यूएसए भी। और यदि सेकंड ग्रुप की बात करें और यदि द्वितीय गुट की बात करें तो इसमें थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, और टर्की। और इन्हीं दोनों गुटों के बीच शुरुआत हुई जून 1914 में युद्ध की, जिसे हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कहते हैं या प्रथम विश्व युद्ध कहते हैं। यदि हम बात करें इंडिया की, भाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडिया का क्या रोल था? भाई ऑब्वियसली जब 1914 में, जब 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ, तो अंग्रेजों को जरूरत पड़ी आर्मी की, सेना की। और अंग्रेज अच्छी तरीके से जानते थे कि भाई भारत में अच्छी खासी जनसंख्या है, अच्छी खासी पॉपुलेशन है, और अंग्रेज ये चाहते थे, ब्रिटिशर्स ये चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा भारतीय ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन करें और हमारी मदद करें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में या प्रथम विश्व युद्ध में। जब ये बात कांग्रेस के सामने पहुंची तो आप जानते हैं कांग्रेस ने ये सोचा, कांग्रेस के मन में ये लालच आया कि हमें ऐसा लगता है कि यदि हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन की मदद करेंगे, यदि हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन का सहयोग करेंगे, ब्रिटेन को कोऑपरेट करेंगे, तो शायद युद्ध के बाद वो हमारे अधिकारों का जरूर ध्यान करेंगे और वो हमारी मांगों को जरूर मान लेंगे। उस स्वशासन की मांग को, उस सेल्फ रूल की मांग को मान लिया जाएगा जो हम लंबे समय से अंग्रेजों से मांग रहे हैं। तो हो सकता है अंग्रेज इसी बात से खुश होकर हमारा शासन हमें स्वयं चलाने का अधिकार दे दें। कांग्रेस की तरफ से पूरी तरीके से आह्वान किया गया और पूरी तरीके से घोषणा की गई कि कांग्रेस पूरी निष्ठा के साथ और पूरे जोश के साथ ब्रिटेन के साथ है और वो पुरजोर मदद करेगी, पुरजोर सहयोग करेगी ब्रिटेन का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। भारतीय लोगों को प्रेरित किया गया कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शामिल होइए। लेकिन शुरुआती दौर में भाई जो भारतीय लोग थे वो ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन करने को तैयार नहीं थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका था 1914 में। जब 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो आप जानते हैं इसी के अगले साल एक अति महत्वपूर्ण घटना घटित हुई, जब 9 जनवरी 1915 को हमेशा के लिए गांधी जी या मोहनदास करमचंद गांधी हमेशा के लिए भारत वापस लौटे। नौ जनवरी 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से या दक्षिण अफ्रीका से हमेशा के लिए भारत वापस लौट आए। क्योंकि गांधी जी 9 जनवरी को आए थे और आप जानते हैं यही कारण है हर साल 9 जनवरी को एनआरआई डे मनाया जाता है। इसी दिन मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस, एनआरआई डे। जब गांधी जी भारत वापस आए तो अंग्रेजों ने गांधी जी से भी रिक्वेस्ट की और गांधी जी से भी कहा कि आप अधिक से अधिक भारतीयों को प्रेरित कीजिए ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन करने के लिए।
कांग्रेस अंग्रेजों का सहयोग करने के लिए तैयार थी। इसीलिए गांधी जी ने आह्वान किया और गांधी जी ने देश के ज्यादा से ज्यादा युवाओं को प्रेरित किया और कहा जाकर ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन कीजिए और अंग्रेजों का सहयोग कीजिए। और आप जानते हैं कि भाई गांधी जी की बात तो पूरी की पूरे हिंदुस्तान की जनता माना करती थी। गांधी जी के आह्वान पर, गांधी जी के कहने पर भारी संख्या में लोगों ने ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन की और ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन करके सारे के सारे लोग शामिल हुए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। इसी बात से खुश होकर अंग्रेजों ने, आप जानते हैं, गांधी जी को कैसरे हिंद की उपाधि प्रदान की और अंग्रेजों ने गांधी जी को भर्ती करने वाला सर्जेंट कहा। अंग्रेजों के ही द्वारा गांधी जी को भर्ती करने वाला सर्जेंट भी कहा गया। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, भारतीयों ने पूरी तरीके से ब्रिटेन का सहयोग किया। ब्रिटिशर्स ने या ब्रिटिश आर्मी में ज्यादा से ज्यादा संख्या में भारतीय शामिल हुए, लेकिन ब्रिटेन ने काम क्या किया? अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत ब्रिटेन ने कार्यवाही करी। किसके खिलाफ? तुर्की के खिलाफ। और तुर्की का जो यूरोपियन पार्ट था, तुर्की का जो यूरोपियन भाग था या यूरोपीय भाग था, उस पर अधिकार कर लिया ब्रिटेन ने। और जब उस पर अधिकार किया ब्रिटेन ने, तो भाई आप जानते हैं कि उस समय तुर्की का ही जो सुल्तान हुआ करता था, वही तो इस्लाम जगत का खलीफा हुआ करता था। और आप जानते होंगे, यदि आप नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूं कि इस्लाम धर्म में पैगंबर मोहम्मद साहब या हजरत मोहम्मद साहब के ही उत्तराधिकारियों को खलीफा कहा जाता था। और उस समय खलीफा का पद किसके पास था? तुर्की के ही सुल्तान के पास था। लेकिन तुर्की के ही खिलाफ ब्रिटेन ने कार्यवाही करके और तुर्की के यूरोपियन भाग पर अधिकार करके कहीं ना कहीं मुसलमानों की धार्मिक आस्थाओं को छेड़ दिया। और जो भारत में मुसलमान थे, जो अभी तक पूरी तरीके से हितैषी थे अंग्रेजों के, पूरी तरीके से जो अभी तक अंग्रेजों से संतुष्ट थे, अंग्रेजों से खुश थे, अब कहीं ना कहीं उन लोगों के मन में डिफरेंसेस आने लगे अंग्रेजों को लेकर। क्योंकि उन्होंने देखा कि भाई अंग्रेज, हमें तो लगता था अंग्रेज मुसलमानों के सगे हैं, लेकिन ये तो किसी के भी सगे नहीं। इन्होंने तो हमारी धार्मिक आस्थाओं की भी परवाह नहीं करी, इन्होंने तो हमारे भी धार्मिक आस्थाओं का ध्यान नहीं रखा और जाकर सैन्य कार्यवाही कर दी। किसके खिलाफ? तुर्की के ही खिलाफ। हम भारतीय ही सैनिक बनकर अंग्रेजों की मदद कर रहे हैं और अंग्रेज तुर्की के खिलाफ ही कार्रवाई कर रहे हैं। बस फिर क्या था, कहीं ना कहीं अंग्रेजों के लिए मुसलमानों के मन में अब फिर से घृणा और द्वेष भरने लगा। और क्योंकि अंग्रेजों के लिए मुसलमानों के मन में घृणा और द्वेष भरने लगा, तो वहीं दूसरी तरफ मुसलमानों और कांग्रेस के बीच में जो संबंध थे, जो रिलेशंस थे, वो कहीं ना कहीं मधुर होने लगे। और ध्यान रखेंगे 1915 में, 1915 में ही, 1915 में ही पहली बार, पहला ऐसा मौका हुआ जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के अधिवेशन एक साथ हुए। कहां पर? बंबई में। ये कहलाता है बॉम्बे सेशन, बंबई अधिवेशन, इन विच कांग्रेस एंड, लिखेंगे इसके बाद इन 1915 बॉम्बे सेशन वॉज कंडक्टेड। 1915 में बंबई अधिवेशन किया गया, इन विच कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग पार्टिसिपेटेड टुगेदर
फॉर द फर्स्ट टाइम, जिसमें पहली बार कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों एक साथ शामिल हुए। पहली बार ऐसा मौका हुआ जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अधिवेशन एक साथ बंबई में हुए। एक साथ शायद इसलिए हुए क्योंकि कहीं ना कहीं अब मुस्लिम लीग को भी ये लगने लगा था कि भाई अंग्रेज तो अपने सगे नहीं है, बेटर है कांग्रेस के साथ सहयोग करके, बेटर है कांग्रेस के साथ मिलकर ही हम ब्रिटिश सरकार के अधीन स्वराज प्राप्त करें, स्वराज की मांग करें और अपना शासन स्वयं चलाने का अधिकार प्राप्त करें। बस यही कारण था। अगले ही साल एक ऐतिहासिक घटना घटित हुई। कांग्रेस का एक ऐतिहासिक अधिवेशन हुआ 1916 में, जो कहलाता है, हेडिंग डाल लीजिए, लखनऊ पैक्ट। इसके बाद 1916 में हुआ लखनऊ पैक्ट, लखनऊ समझौता। उन्नीस सौ सोलह में हुआ लखनऊ अधिवेशन या लखनऊ सेशन, जिसमें कांग्रेस की तरफ से अध्यक्षता कर रहे थे अंबिका चरण मजूमदार। उन्नीस सौ पंद्रह की ही तरह एक बार फिर से 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अधिवेशन एक साथ हुआ। जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अधिवेशन एक साथ हुआ तो कांग्रेस की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा की गई और मुस्लिम लीग से इस अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा की गई। दो महत्वपूर्ण काम हुए इस अधिवेशन में। लिखेंगे, इन दिस सेशंस moderates and extremists, इन दिस सेशन या इसी अधिवेशन में moderates and extremists became united again.
लिखेंगे इसी अधिवेशन में, लिखिए इसी अधिवेशन में नरम दल और गरम दल, इसी अधिवेशन में नरम दल और गरम दल का मिलन हुआ और दोनों दल एक हुए। इसी अधिवेशन में नरम दल और गरम दल का मिलन हुआ और दोनों दल एक हुए। और दूसरा महत्वपूर्ण काम, इसी अधिवेशन में एक पैक्ट हुआ, एक समझौता हुआ बिटवीन इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। पैक्ट बिटवीन आईएनसी एंड मुस्लिम लीग, लिख सकते हैं कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता। और इस समझौता के तहत दो समझौते हुए, जिसमें पहला था वेटेज फॉर मुस्लिम्स इन, वेटेज फॉर मुस्लिम्स इन लेजिस्लेटिव असेंबलीज, लिखेंगे विधानसभाओं में, विधानसभाओं में, या लिखेंगे व्यवस्थापिका सभाओं में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व, व्यवस्थापिका या विधायिका सभाओं में, व्यवस्थापिका सभाओं में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व, वेटेज फॉर मुस्लिम्स इन लेजिस्लेटिव असेंबलीज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो भारत की व्यवस्थापिका सभाएं होंगी या लेजिस्लेटिव असेंबलीज होंगी, उसमें मुसलमानों की संख्या के रेशियो से ज्यादा उन्हें वेटेज दी जाएगी, उन्हें प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। ये स्वीकार कर लिया किसने? कांग्रेस ने। भाई मुसलमानों की यही तो प्रॉब्लम थी कि भाई हम संख्या में अल्प हैं, हम अल्पसंख्यक हैं, हम माइनॉरिटीज हैं, हमारी संख्या बहुत कम है। और क्योंकि हमारी संख्या बहुत कम है, इसीलिए लेजिस्लेचर में, विधायिका में हमारा प्रतिनिधित्व, हमारा इन्वॉल्वमेंट भी बहुत कम होगा। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए मुस्लिम लीग ने यह मांग की कि हमें ज्यादा प्रतिनिधित्व चाहिए, हमें ज्यादा वेटेज चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबलीज में। कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया, दैट वाज एक्सेप्टेड बाय द कांग्रेस। और दूसरा समझौता लिखेंगे अ कम्युनल वीटो पावर फॉर द मुस्लिम्स, अ कम्युनल वीटो पावर फॉर द मुस्लिम, जिसे आप हिंदी में लिख सकते हैं मुसलमानों को सांप्रदायिक निषेधा निषेधाधिकार की शक्ति, अ कम्युनल वीटो पावर फॉर द मुस्लिम्स,
हिंदी में लिखेंगे मुसलमानों को सांप्रदायिक निषेधाधिकार की शक्ति। इसका मतलब यह है कि यदि लेजिस्लेचर के द्वारा, विधायिका के द्वारा या व्यवस्थापिका के द्वारा कोई भी ऐसा नियम बनाया जाएगा, कोई भी ऐसा कानून बनाया जाएगा जो किसी भी अल्पसंख्यक कम्युनिटी के हित में नहीं होगा, या जिससे किसी भी अल्पसंख्यक कम्युनिटी को नुकसान पहुंचेगा, तो अल्पसंख्यकों को पूरा अधिकार होगा कि वो उस फैसले को मानने से इनकार कर सकते हैं। कहने का मतलब उस पर अपनी वीटो शक्ति या वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दो महत्वपूर्ण काम हुए लखनऊ पैक्ट, लखनऊ समझौते में, जो हुए थे कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ सेशन में। ये वही लखनऊ अधिवेशन है, आगे चलकर आप ये भी पढ़ेंगे कि भाई इसमें गांधी जी ने भी पार्टिसिपेट किया था, इसमें गांधी जी ने भी भाग लिया था, और गांधी जी को ही बिहार के चंपारण आमंत्रित करने के लिए राजकुमार शुक्ल नाम का जो व्यक्ति था, वो यहीं पर लखनऊ में ही गांधी जी से मिलने आया था। और फिर गांधी जी ने उससे वादा किया था कि भाई आप टेंशन मत लीजिए, आप जाइए, किसानों के हित के लिए मैं बिहार के चंपारण जरूर आऊंगा और वहां पर जरूर विजिट करूंगा। और आप जानते हैं अगले ही साल 1917 में गांधी जी किसानों का पूर्ण सहयोग करते हुए बिहार के चंपारण गए थे, और भारत में गांधी जी का सबसे पहला आंदोलन किया गया था जो चंपारण सत्याग्रह कहलाता है, जिसे हम चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगला लिखिए, 1916 में हुआ होम रूल लीग मूवमेंट। या होम रूल लीग आंदोलन, होम रूल लीग मूवमेंट या होम रूल लीग आंदोलन। याद कीजिए, मैंने कल आपको बताया था कि 1908 में बाल गंगाधर तिलक पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था और उन्हें मांडले जेल भेज दिया गया था 6 वर्षों के कारावास के लिए। अब 6 वर्षों के कठोर कारावास को काटने के बाद फाइनली 1914 में, 1914 में 16 जून 1914, 1914 में लिखेंगे तिलक रिहा हुए और बाल गंगाधर तिलक गॉट फ्री फ्रॉम द इम्प्रिजनमेंट।
और रिहा होने के बाद ही ये मांडले से पूना आए और पूना में ही आकर भाई आप जानते हैं कि तिलक के द्वारा एक नेशनलिज्म मूवमेंट चलाया जा रहा था। तो जब ये रिहा होने के बाद मांडले से पूना आए तो इन्होंने फिर से राष्ट्रवादी आंदोलन की शुरुआत कर दी, जिसका मुख्य उद्देश्य ही क्या था? स्वराज की प्राप्ति। और आप जानते हैं स्वराज की प्राप्ति के ही उद्देश्य से, अपने नेशनलिज्म मूवमेंट को ही एक नया आयाम देने के ही उद्देश्य से बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 28 अप्रैल 1916 को होम रूल लीग की स्थापना की गई। जो हुई कहां पर? पुणे में। 28 अप्रैल 1916 को बाल गंगाधर तिलक के द्वारा पुणे में होम रूल लीग की स्थापना की गई। जहां एक तरफ 1914 में बाल गंगाधर तिलक मांडले जेल से रिहा हुए थे और पुणे में जाकर उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी, तो वहीं दूसरी तरफ 1914 में ही एक आयरिश लेडी, एक आयरिश महिला जिनको हम एनी बेसेंट के नाम से जानते हैं, वो भी भारतीय राजनीति में क्या हुई थी? एक्टिव हुई थी, सक्रिय हुई थी। और उनका भी ऐसा मानना था कि भाई भारतीयों को पूरा अधिकार है स्वशासन प्राप्त करने का, स्वराज प्राप्त करने का, सेल्फ रूल प्राप्त करने का, और वो भी पूरी तरीके से भारतीयों की अगुवाई कर रही थी। तो जहां एक तरफ तिलक के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई, तो वहीं दूसरी तरफ इसी वर्ष एक होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा भी की गई, एक सोसाइटी के रूप में, एक संस्था के रूप में, सितंबर 1916 में। होम रूल लीग सोसाइटी। और ध्यान रखेंगे आरडीआर मद्रास को इन्होंने अपनी होम रूल लीग का मुख्यालय बनाया। और एनी बेसेंट की होम रूल लीग के सेक्रेटरी या सचिव बनाए गए, नाम ध्यान रखेंगे, जॉर्ज अरुंडेल। जॉर्ज अरुंडेल को इसका सेक्रेटरी बनाया गया। दोनों होम रूल लीग में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या था? ध्यान रखेंगे
यदि हम तिलक की होम रूल लीग की बात करें तो ये एक्टिव थी केवल कहां पर, कर्नाटका के कुछ क्षेत्र में, बंबई के कुछ क्षेत्र में और सेंट्रल प्रोविंस मध्य प्रांत के कुछ क्षेत्र में। लेकिन यदि हम एनी बेसेंट की होम रूल लीग के बारे में बात करें, दैट वाज पैन इंडिया। ये एक अखिल भारतीय संस्था थी। दैट वाज पैन इंडिया, ये अखिल भारतीय थी और केवल कर्नाटका, बंबई और मध्य प्रांत ही नहीं बल्कि लगभग पूरे के पूरे देश के लोग पूरी तरीके से सहयोग कर रहे थे एनी बेसेंट को। और इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो होम रूल लीग जो एनी बेसेंट ने 1916 में स्थापित की थी, उस होम रूल लीग में 1917 तक मोर देन 27,000 members वर एक्टिव। लिखेंगे 1917 में, इसमें 1917 तक इसमें 27,000 से भी ज्यादा सदस्य सक्रिय हो चुके थे। 1917 तक इसमें 27,000 से भी ज्यादा सदस्य सक्रिय हो चुके थे। लेकिन जब इतनी भारी संख्या में होम रूल लीग की सदस्यता ली भारतीयों ने, और ध्यान रखेंगे इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, लिख सकते हैं इंक्लूडिंग पंडित जवाहरलाल नेहरू। और आप सब जानते हैं कि भाई होम रूल लीग का उद्देश्य ही क्या था, भारतीयों के लिए स्वराज प्राप्त करना, सेल्फ रूल प्राप्त करना। स्वराज प्राप्ति के लिए ही होम रूल लीग का गठन किया गया था, जो सबसे बड़ी गले की हड्डी बन चुकी थी किसके लिए, ब्रिटिशर्स के लिए, अंग्रेज सरकार के लिए। इसीलिए जब अंग्रेजों ने देखा कि भारी संख्या में लोग एनी बेसेंट और जॉर्ज अरुंडेल को फॉलो कर रहे हैं, तो इन द सेम ईयर इन 1917 लिखेंगे एनी बेसेंट एंड जॉर्ज अरुंडेल लिखेंगे वर अरेस्टेड बाय द ब्रिटिशर्स। एनी बेसेंट और जॉर्ज अरुंडेल को अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। एनी बेसेंट और जॉर्ज अरुंडेल को अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। और आप जानते हैं 1917 में ही कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ, विच इज नोन एज कैलकटा सेशन ऑफ कांग्रेस, जो कहलाता है कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन। कैलकटा सेशन ऑफ कांग्रेस या कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन। और ध्यान रखेंगे अंग्रेजों के द्वारा एनी बेसेंट को रिहा कर दिया गया, और इस साल हम सब जानते हैं कांग्रेस के द्वारा कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्ष ही किसे चुना गया,
एनी बेसेंट को चुना गया और एनी बेसेंट ही बनी फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष ही कौन कहलाती हैं? एनी बेसेंट कहलाती हैं। सर जी, इन सेशन में पैसे कौन खर्च करता था? बहुत ही बढ़िया भाई, घबराओ नहीं। जो क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग से उठ रहे हैं ये एग्जाम में नहीं उठते हैं। सर 2 बार कलकत्ता सेशन हुए थे। बहुत ही बढ़िया कावेरी। ये टॉपिक शुरू करने से पहले ना मैं आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट सेशंस ऑलरेडी लिखवा चुका हूं। अब उसमें आप काउंट कर लीजिएगा कि उसमें कलकत्ता में कितने लिखवाए हैं। नेक्स्ट, उन्नीस सौ 17 में ही हुई, लिखिए, मॉन्टेग्यू प्रोक्लेमेशन, या जिसे आप हिंदी में लिखेंगे मॉन्टेग्यू घोषणा। 1917 में हुई मॉन्टेग्यू प्रोक्लेमेशन या मॉन्टेग्यू घोषणा। इसी घोषणा को कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, या भारत का मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया या भारत का मैग्ना कार्टा। भाई आप जानते हैं 1917 में भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, कंटिन्यू था। उस समय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, उस समय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर या ब्रिटेन का प्रधानमंत्री हुआ करता था लॉर्ड जॉर्ज। उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज हुआ करता था और लॉर्ड जॉर्ज के ही द्वारा भारत का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या भारत का राज्य सचिव नियुक्त किया गया लॉर्ड मॉन्टेग्यू को। भारत का नया राज्य सचिव अपॉइंट किया गया लॉर्ड मॉन्टेग्यू को
और ध्यान रखेंगे लॉर्ड मॉन्टेग्यू को ही भारतीय राष्ट्रीय भावनाओं का समर्थक माना जाता है। इसे भारतीय राष्ट्रीय भावनाओं का समर्थक माना जाता है। मैग्ना कार्टा मीन्स फंडामेंटल राइट से है। देखिए जहां पर भी अधिकारों की बात होती है, जहां पर भी राइट्स की बात होती है, वहीं पर हम मैग्ना कार्टा शब्द का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली मैग्ना कार्टा वो फंडामेंटल राइट्स थे जो लिखित थे, जो लिखवाए थे कभी किंग जॉन ने 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के नागरिकों के लिए। उन्हीं लिखित फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो जहां पर भी राइट्स की बात होती है, अधिकारों की बात होती है, तो हम वहीं पर मैग्ना कार्टा शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जी, तो जब लॉर्ड जॉर्ज के द्वारा लॉर्ड मॉन्टेग्यू को भारत का राज्य सचिव नियुक्त कर दिया गया या राज्य सचिव बना दिया गया, तो लॉर्ड मॉन्टेग्यू के द्वारा ही 20 अगस्त 1917 को एक घोषणा की गई, एक प्रोक्लेमेशन किया गया, और जिसमें लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने भारतीयों के हित की बात की और कहा भारतीयों का ये पूरा अधिकार है कि वो अपना शासन स्वयं चलाने के लिए अपना कानून, अपना संविधान खुद बना सकते हैं। इसीलिए हम ये घोषणा करते हैं, हम ये डिक्लेरेशन करते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद या प्रथम विश्व युद्ध के खत्म हो जाने के बाद भारतीयों को अपना शासन स्वयं चलाने का अधिकार दिया जाएगा और भारतीयों को स्वशासन या सेल्फ रूल प्रदान किया जाएगा। ये बात एक बहुत बड़ी राहत थी। किसके लिए भाई? ये घोषणा एक बहुत बड़ी राहत थी भारतीयों के लिए, और एक अधिकार था, एक अधिकार की घोषणा थी जो भारतीयों को मिलने वाला था। इसीलिए इसको भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया। लेकिन जहां एक तरफ भारतीयों की मांगों का समर्थन कर रहा था लॉर्ड मॉन्टेग्यू, तो आप जानते हैं कि वहीं दूसरी तरफ भारत में बढ़ रही जो क्रांतिकारी घटनाएं थी, जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज थी, उन पर भी अंकुश लगाने के लिए, उन पर भी पाबंदी लगाने के लिए एक और कानून पारित करके, एक और कानून पास करके भेजा गया। और आप जानते हैं जो आया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के तुरंत बाद मार्च 1919 में, जो कहलाता है रोलेट एक्ट, जो कहलाता है रोलेट अधिनियम, रोलेट एक्ट या रोलेट अधिनियम, जिसे ब्लैक लॉ या काला कानून कहा जाता है। और जैसे ही रोलेट एक्ट भारत में आता है, तो आप जानते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट में, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में पूरी तरीके से सक्रिय हो जाते हैं कौन? मोहनदास करमचंद गांधी। इसीलिए रोलेट एक्ट से जो घटनाएं होती हैं उन्हें हम पढ़ते हैं गांधीयन एरा में या गांधीवादी युग में। तो दोस्तों यहां पर खत्म होते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट के दो फेजेस, दो चरण। सबसे पहला एरा ऑफ लिबरल्स, उदारवादी युग, जो हम पढ़ चुके हैं 1885 से 1905 तक का पीरियड। दूसरा एरा ऑफ अल्ट्रा नेशनलिज्म या उग्र राष्ट्रवाद का युग,
जिसमें हमने पढ़ा 1905 से लेके 1919 तक। कहानी को यहीं पर रोकते हैं, ठीक है। और अगली क्लास में जब आपसे मुलाकात होगी तो हम कहानी को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे गांधीवादी युग या गांधीयन एरा के बारे में, जो हम पढ़ेंगे गांधी जी के भारत में आने से लेकर मेनली 1919 से लेकर 1942 तक का पीरियड, यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन तक का पीरियड। चलिए, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी, यानी कि कल, और हम पढ़ना शुरू करेंगे द गांधीयन एरा, गांधीवादी युग। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।